ऐसा कहा जाता है कि जब ये संसार बना तो हमारे ऋषि मुनियों ने काफ़ी रिसर्च कर कर हमारे सामने 4 वेद लेकर आए। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और जितने भी ब्राह्मण थे, जितने भी हमारे कास्ट थे, उसमें से ब्राह्मण को ही सिर्फ एक्सेस मिलता था इसे पढ़ने का। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्पेशली वैश्य और शूद्र को ही एक्सेस ही नहीं था पढ़ने का। उसके बाद भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा, जिसे 5वां वेद भी कहते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो हमारा सोसाइटी है ना, इसका वॉइस नाट्य शास्त्र है, आर्ट है, जिसके थ्रू हम कुछ एक्सप्रेस कर सकते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कैसे नाट्य शास्त्र से हमारा हिंदी सिनेमा कैसे इन्फ्लुएंस हुआ और कैसे इस चीज़ हमारे सामने आई। हेलो, दिस इज सागर राज एंड यू आर वाचिंग बज़ूका। हमारे नाट्य शास्त्र में काफ़ी चीज़ों की जिक्र की गई है, जैसे कि आर्ट में क्या क्या चीज़ें आती है। डांस आता है, म्यूजिक आता है, अभिनय आता है, मार्शल आर्ट्स आता है। और स्पेशली अगर हम बात करें एक्टिंग के बारे में, तो उसमें हम 4 तरीके के एक्टिंग होते हैं: आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। तो कहीं ना कहीं ये माइंड, बॉडी, वॉइस और कॉस्ट्यूम्स को लेकर ही बात होती है। और आज हम इसके बारे में बात करेंगे कैसे हिंदी सिनेमा इस पे इन्फ्लुएंस और कैसे कैसे फिल्में बनी। सबसे पहले बात करते हैं बर्थ ऑफ हिंदी सिनेमा, कैसे हमारे हिंदी सिनेमा का बर्थ हुआ, जन्म हुआ। उससे पहले क्या होता था कि हमें नाटक देखने को मिलती थी, जिसे लाइव परफॉर्मेंस कहते हैं। तो नाटक देख देख कर फिर हमारे सामने कैमरा आया और कैमरा के थ्रू हम लोगों ने फिल्म बनाना शुरू किया। तो दादा साहब फाल्के जी ने हमारे सामने एक फिल्म बनाई जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र 1913 में। और एक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म था। और अगर इस फिल्म को देखेंगे तो इसमें म्यूजिक कुछ नहीं था, जस्ट हम देखते हैं कि कैमरा रोल हो रहा है और वहाँ पे सारे जो भी एक्टर्स वो परफॉर्म कर रहे हैं। और एक और चीज़ में देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे जितने भी एक्टर्स जो परफॉर्म कर रहे हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड है, मतलब बॉडी लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा खेला जा रहा है। क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास वॉइस नहीं होती थी, या फिर हमारे पास ऐसा कुछ म्यूजिक सिस्टम नहीं होता था कि हम सुन सके कि इंसान क्या बोल रहा है। इसलिए बॉडी लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस किया जाता था। इसलिए मैंने बोला कि नाट्य शास्त्र से आंगिक यानी कि अपना बॉडी के थ्रू कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं, उसके थ्रू नाट्य शास्त्र का रेफरेंस लेकर सिनेमा बनना शुरू हुआ। और ऐसा करने का कारण ये था क्योंकि बॉडी लैंग्वेज के थ्रू आप एनर्जी एक्सप्रेस करते हो। क्योंकि जब हम लोग लाइव परफॉर्म करते हैं तो बॉडी लैंग्वेज से हम समझ सकते हैं इंसान क्या कर रहा है। तो एनर्जी हमारे तक लोगों तक पहुंच जाए, इसलिए हम लोग बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करते थे, एग्जैजरेटेड बॉडी लैंग्वेजेस दिखाते थे, जो कि राजा हरिश्चंद्र में देखने को मिला। उसके बाद सेकंड फेज ये आता है कि 1931 में एक फिल्म आती है आलम आरा, जो कि फर्स्ट टाइम जिसमें फिल्म में डायलॉग से साउंड्स था, म्यूजिक था। ये पहली फिल्म थी जब हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में म्यूजिक इंट्रोड्यूस हुआ। वहाँ पे हम पृथ्वीराज कपूर को भी पहली बार देखते हैं परफॉर्म करते हुए। नॉट पहली बार, बट कहीं ना कहीं उनके बहुत सारे फिल्मों से एक सबसे प्रचलित फिल्म है जहाँ पे हम उन्हें देखते हैं परफॉर्म करते हुए। फिर आता है दी गोल्डन एज ऑफ हिंदी सिनेमा। इसे गोल्डन एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस टाइम पे हमारे हिंदी सिनेमा में एक से बढ़कर एक फिल्में बनती थी और बहुत बड़े बड़े एक्टर्स काम करते थे और बहुत बड़े बड़े फिल्म भी बनी, जैसे कि प्यासा, कागज के फूल, आवारा। और बहुत बड़े बड़े एक्टर्स जैसे कि दिलीप कुमार, राज कपूर, नरगिस और बहुत सारे एक्टर्स हैं। अगर हम देखें इन टाइप के फिल्मों को तो सारे ब्लैक एंड वाइट तो होते थे, बट उसके साथ साथ फिल्म की जिस वे से स्टोरी टेलिंग होती थी और जिस सोशल इश्यूज़ पे जिस वे से बात की जाती थी वो इतना इंस्पायरिंग होता था और जैसे हमें देखने को एक अलग ही पर्सपेक्टिव देखने को मिलता था। तो ये रीज़न था क्यों इसे गोल्डन एज कहते हैं। उसके साथ साथ एक दूसरी तरफ पैरेलल सिनेमा का जिक्र होने लग गया, जहाँ पे हम देखते हैं सत्यजीत रे, विमल रॉय, ऐसे लोगों के इतने बड़े बड़े फिल्म और अलग अलग तरीके के फिल्में हमें देखने को मिल गई, जो कि काफ़ी इंस्पायरिंग होता है। और इसलिए इसे गोल्डन एज भी कहा जाता है, क्योंकि दोनों तरफ से फिल्में, मेन स्ट्रीम फिल्म कहें या फिर पैरेलल सिनेमा कहें, सब में लोग फाड़ू कर रहे थे, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि जिस तरह के सिनेमा उस टाइम पे बनते थे और जिस तरीके की स्टोरी टेलिंग होती थी हमारे हिंदी सिनेमा में, वर्ल्ड वाइड हमें रिकग्निशन मिलता था। और गोल्डन एज खत्म होने के बाद 1970s में हमारा शुरू होता है दी कमर्शियल बूम ऑफ हिंदी सिनेमा। और 1970s में हमारे सामने एक एंग्री यंग मैन आते हैं जिसका नाम है अमिताभ बच्चन। उनके फिल्म जैसे कि अग्निपथ, कूली, जंजीर, अंधा कानून और कहीं ना कहीं शोले भी, जितने भी फिल्मों के मैंने नाम लिए, सारे फिल्मों के डायलॉग्स इतने खूबसूरत होते हैं। जिस वजह से सलीम और जावेद जी ने जिस तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट किया था, वो डायलॉग्स इतने प्रॉमिसिंग होते थे। और जब भी ये डायलॉग्स अमिताभ बच्चन जिस वजह से बोलते थे, तो कहीं ना कहीं हर एक इंसान जो कि एक छोटा आदमी है, फिर मिडिल क्लास आदमी, उसका एक अंदर का सोल बोलता था, ऐसा कहा जाता था। क्योंकि जिस वजह से सोशल इश्यूज़ को हमारे सामने प्रेजेंट किया जाता था, जिस तरीके के डायलॉग्स होते थे या फिर जिस तरह की स्टोरी टेलिंग होती थी, लोग काफ़ी रिलेट करते थे। जहाँ पे ये चीज़ें तो चली रही थी, उसके साथ साथ जिसे पैरेलल सिनेमा भी उस टाइम पे कहते थे, वहाँ पर राम गोपाल वर्मा की फिल्म सत्य या फिर ऐसे बहुत बड़े बड़े फिल्में थी जो कि बहुत स्मॉल बजट में बनाती थी, बट जिस टाइप के इश्यूज़ पे वो बात की जाती थी, जो सोसाइटी के जिस तरीके को दिखाते थे, वो काफ़ी अलग होता था और काफ़ी रिकग्निशन भी मिला था उस टाइम पे मनोज बाजपेयी और बाकी सारे एक्टर्स को भी। उसके बाद 1990s के डिकेड में हमारे सामने बॉलीवुड या फिर हिंदी सिनेमा में 3 बड़े बड़े खान्स आए: शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान। इनके फिल्म जैसे कि DDLJ कह लीजिए या फिर करण अर्जुन, राजा हिंदुस्तानी और जितने भी बहुत सारे फिल्में, लोगों को ना काफ़ी मज़ा आने लगा इन फिल्मों को देखने का, क्योंकि एक्शन फिल्म के साथ साथ एक रोमांटिक एंगल, एक कॉमेडी एंगल भी देखने को मिल रहा था। तो लोगों को काफ़ी पसंद भी आ रहा था, इन लोगों को काफ़ी पॉपुलैरिटी भी मिलने लगी। उसके बाद काफ़ी हमारे सामने बेसिकली जो हमारा कमर्शियल बूम वाला जो एरा था, यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए और काफ़ी चीज़ें हमारे सामने हिट हुई और बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स ने बहुत अच्छे अच्छे पैसे भी कमाए और काफ़ी हमें अच्छे एक्सपेरिमेंटेड फिल्म्स भी देखने को मिले। और 90s के दौर को खत्म होने के बाद हमारा मॉडर्न एरा शुरू हो जाता, जो कि 2000 से लेकर आज तक की अगर हम बात करें, तो इस टाइम हमने बहुत चीज़ें देखी। पुराने फिल्मों का रीमेक देखा, इसके साथ साथ हमने ऐसे सोशल इश्यूज़ पर भी बात करने की कोशिश की जिन्हें इसके पहले कभी बात ही नहीं होती थी।
फिल्म जैसे कि तारे ज़मीन पर से लेकर टॉयलेट एक प्रेम कथा या फिर पैडमैन, आप देखेंगे तो बहुत वास्ट टॉपिक्स है जिसके बारे में लोग बहुत ऐसे ही बिल्कुल सोचते भी नहीं, उसके बारे में फिल्में बनी और काफ़ी अच्छी भी बनी। उसके साथ साथ कुछ ऐसी भी फिल्म बनी जो हम बॉलीवुड से बहुत इंस्पायर होते थे बट कभी बनी नहीं, फॉर एग्जाम्पल फिल्म रावण। और कुछ ऐसी भी फिल्म बनी जिसकी अडेप्टेशन आजकल वर्ल्ड रिकग्निशन मिलती है, फॉर एग्जाम्पल विशाल भारद्वाज की फिल्म जैसे कि ओमकारा, मकबूल या फिर हैदर, इनकी अडेप्टेशन इस वे से शेक्सपियर से ली गई थी कि आज भी लोग इसे देखकर इंस्पायर लेते हैं। तो ये रहा है जहाँ पर ऐसा है, जहाँ पर हम ऐसा देखते हैं कि कमर्शियल फिल्मों के साथ साथ, जिसे पैरेलल सिनेमा भी तो नहीं कहा जाता बट कहीं ना कहीं उसे भी मेन स्ट्रीम में कहा गया, या फिर वो पैरेलल सिनेमा जो सिनेमा पहले हम यूज़ करते थे वर्ड, अभी वो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो सब कुछ जितने भी ये टाइप के फिल्में आजकल बन रही हैं, यहाँ पे सब कुछ का मिश्रण है, कमर्शियल से लेकर अच्छी फिल्में, बुरी फिल्में कह लीजिए, सोशल इश्यूज़ पर कहानी कह लीजिए। तो ओवरऑल फिल्में काफ़ी अलग अलग तरीके देखने को मिलती है और कहीं ना कहीं ये मिश्रण है हमारे पूरे एरा का, पूरे नाट्य शास्त्र का, गोल्डन एरा का, या फिर जितने भी एंग्री यंग मैन का जो फेस था, सबका मिश्रण हमें अभी देखने को मिलता है। तो ये था हमारी तरफ से कि क्या एवोल्यूशन हमारे हिंदी सिनेमा में लेकर आए और कैसे हम इस पर इंस्पायर होकर, या फिर कैसे एक छोटे छोटे एवोल्यूशंस को लेकर अभी हमारा रेवोल्यूशन हो सकता है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो ये हमारी तरफ से डिकोडिंग था कि कैसे हमारा हिंदी सिनेमा नाट्य शास्त्र से लेकर आज तक कैसे डिकोड हो होकर या फिर कैसे फिल्टर हो होकर हमारे सामने आया। और ऐसे वीडियोस के लिए बस को सब्सक्राइब करें, हम वीडियो को लाइक करें। बाय बाय।